द डे विद लीडर के लिए आज हम पहुंचे हैं हमीरपुर में और हमीरपुर में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर से। 3 जिलों में फैले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में यूं तो भाजपा का लंबे समय से कब्जा रहा है, लंबे समय से वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब कैसी रहेगी भाजपा और कांग्रेस की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की राजनीतिक जंग और क्या है अनुराग ठाकुर की तैयारियां, किस प्रकार से अनुराग ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं और किस प्रकार रहता है उनका इलेक्शन कैंपेन, इसी की बात करेंगे और आपसे तमाम विचार साझा करेंगे। तो आज चलते हैं अनुराग ठाकुर के पास और डे विद लीडर में देखते हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन, उनकी स्ट्रैटेजी। मोदी जी को जय श्री राम। शिमला से जिस सफर की शुरुआत हुई थी उसमें हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर और हमीरपुर वही जगह जहां से जड़ें जुड़ी हुई है अनुराग ठाकुर की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग ठाकुर। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष शो डे विद लीडर में। आज पूरा दिन आपकी कैंपेन देखेंगे, आपके साथ चलेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों की राय भी जानेंगे। अनुराग ठाकुर उन लीडर्स में से हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में रहते हुए भी हिमाचल की राजनीति और हमीरपुर की राजनीति के साथ लगातार जुड़े रहते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। अब पहला सवाल यही है, लगातार 4 वर्षों से जीत का चौका आप लगा चुके हैं, अब जीत का पंच मारने की तैयारी है, क्या प्लानिंग है, क्या वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आप, अगर स्थानीय मुद्दों की हम बात करें, जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, हम जनता के बीच में जाते हैं मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेके, नरेंद्र मोदी जी के ईमानदार नेतृत्व को लेके और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हिमाचल में किए गए हमारे विकास को लेके। और अब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी ये लगता है कि हमारे नेता ने, जो हम सब के बीच में से कार्यकर्ता के रूप में से उभरा, उनकी मेहनत को सफल किया है। आपको कंपटीशन खुद से ही मिल रहा है जो लोगों से यहाँ बात है? देखिए, पहली बात तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और हमारा प्रयास रहता है विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहे। अब मान लीजिए, मैंने IIIT मंजूर करवाया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूर करवाया, एम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल मंजूर कराया, PGI करवाया, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा मंजूर करवाया, कई केंद्रीय विद्यालय। अब इसके लिए जमीन की जरूरत पड़ती है राज्य की सरकार से, और मेरे हिस्से में कांग्रेस की पुरानी सरकार और इस सरकार में बहुत दिक्कतें आई, जहां जमीन ने देने में 3 साढ़े 3 साल लगा दिए, तो हिमाचल के विकास को रुकावटें पैदा की गई। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, रुकावटें दूर हो गई, हमें जमीन पूरी मिल गई, काम शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार का हमें लाभ मिल पाया। इसलिए विकास कोई मेरे लिए चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरा लिए एक तरह से मुझे मजा आता है वो करने में कि मेरे क्षेत्र का, मेरे हिमाचल का विकास हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे हमने एक बल्क ड्रग पार्क मंजूर करवाया, एक मेडिकल डिवाइस पार्क मंजूर। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है जहाँ पर लगभग 30,000 लोगों को रोजगार के अवसर एक जगह पे मिलने वाले हैं और स्वरोजगार के भी के मिलेंगे। अब ये कैसे मंजूर है? मोदी सरकार में हमने मंजूर करवाया। देश में केवल 3 हुए, उसमें से एक ऊना जिला के हरोली में हमने करवाया। बिल्कुल। इसके अलावा पूरे संसदीय क्षेत्र में भाजपा के विधायकों की संख्या भी कम है,
क्या उसका भी आप कुछ इम्पैक्ट देखते हैं या फिर वो प्रोसेस अलग थी, ये प्रोसेस अलग है? लोकसभा मुझे चुनाव, लगता है लोकसभा चुनाव बहुत अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है। विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होता है, लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर। तो राष्ट्रीय विषय पहला, नेतृत्व। एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ एक अनार 100 बीमार, जो कहते हैं एक साल में, दूसरे साल दूसरा, तीसरा प्रधानमंत्री बने। ऐसे देश नहीं चलते हैं। देश स्थिरता चाहता है, निरंतरता चाहता है, और स्थिरता और निरंतरता के कारण पिछले 10 वर्षों में हमारा देश 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और मोदी जी के नेतृत्व में हम अगले 3 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। एक तो दूसरा, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा। ये हमने सीमाओं को भी सुरक्षित रखा और सेना को भी सशक्त किया है। तो लोगों के पास बहुत सीधा निर्णय करने का है, मोदी वर्सेस ऑल। उनको देखता है एक को चुनो जो देश को एकजुट रखता है, तो देश को नंबर 1 पे पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रयास करें। अब हिमाचल की बात करें तो अब युवाओं को खासकर, जैसे ही अनुराग ठाकुर का नाम आता है, कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन आ जाती है। पहली स्पोर्ट्स, दूसरी रोजगार, और तीसरी जो क्षेत्र के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेल की, अनुराग आए हैं ट्रेन में कुछ ना कुछ होगा, अनुराग आए हैं स्पोर्ट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, और अनुराग आए तो युवाओं को रोजगार के लिए संसदीय क्षेत्र में कुछ ना कुछ होगा। इन तीनों मुद्दों को कैसे? देखिए, खेलों में मैं बताऊं, हमने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम बनाया, बिलासपुर में बनाया, ऊना में बनाया, हमीरपुर में बनाया, एथलेटिक्स ट्रैक हमीरपुर और बिलासपुर में बना दिए, इंडोर स्टेडियम नया मंजूर करा दिया वहाँ पे बिलासपुर के लिए एक और, ऊना के लिए फुटबॉल फील्ड हरोली के लिए अलग से मंजूर करा दी सिंथेटिक, हमीरपुर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ले आए, परागपुर, कुटलाड, इन सब जगहों पे हमने इंडोर स्टेडियम बनने शुरू हो गए। कहीं पे कोई कमी छोड़ी नहीं खेलों में। जो लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी, हमने वो सारी पूरी कर दी। हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी, नांदेड़ साहब महाराष्ट्र के लिए ट्रेन चला दी, कलकत्ता के लिए ट्रेन चला दी। देश की सुपर फास्ट सबसे तेज चलने वाली ट्रेन अभी तक की वंदे भारत हमने सबसे आरामदायक ट्रेन ऊना अम्बिंदौरा से चला दी। हमने बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम बहुत तेजी के साथ शुरू कराया, लगभग पूरा हो जाएगा 2 साल में। फिर हमने खाटू श्याम के लिए, राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए ट्रेन चला दी, और हमने वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन चला दी, इंदौर के लिए ट्रेन चला दी, महाकाल लोक उज्जैन हो या फिर आगरा ग्वालियर हो, इन सब के लिए ट्रेन चली। तो संभव नहीं था, हमने वो भी संभव करके दिखाया। अब अनुराग ठाकुर नेशनल लीडर है, मैं हमीरपुर में नहीं बांधना चाहूँगा, साथ लगता संसदीय क्षेत्र भी है मंडी। अब कंगना रनौत वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। क्या अनुराग ठाकुर पूरे देश में तो इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं, मंडी भी जाएंगे, और जो माहौल वहाँ बना है, खासकर व्यक्तिगत पलटवार हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? मैं तो जहाँ पार्टी मेरी ड्यूटी लगाती है, मैंने तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में, जम्मू कश्मीर से लेकर सब में जाके कैंपेन किया। तो जब मैं पूरे देश में और अपना क्षेत्र सब इकट्ठा पैरेलल कर सकता हूँ, रातों रात वहाँ जाता हूँ, अगले दिन करके फिर आता हूँ, तो हिमाचल में क्यों नहीं करूँगा? जहाँ पार्टी बोलेगी वहाँ कैंपेन करेंगे। क्या अनुराग ठाकुर भी हमें हिमाचल की पॉलिटिक्स में दिखेंगे? दूसरा, आनंद शर्मा की इस बारे में कैसे देखते हैं? मैं हिमाचल की पॉलिटिक्स में हूँ, मैं यहाँ का सांसद हूँ, यहाँ का प्रतिनिधि हूँ। अगर आप सोचते हैं हिमाचल की पॉलिटिक्स केवल हिमाचल का विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनकर है, मुझे लगता है इससे बहुत ऊपर उठ चुका हूँ मैं सब, कि अपने आप को किसी भी रूप में जहाँ पार्टी मुझे खड़ा करती, जहाँ जनता मुझे जिताकर भेजती है, वहाँ पे मैं अपने हिमाचल के लिए क्या योगदान करता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई सांसद ये नहीं करता जिस तरह के मैं कई संस्थाओं की मदद लेके अपने क्षेत्र में काम करवाता हूँ। हमने 10 लाख से ज़्यादा लोगों का मुफ्त में जांच, उपचार और उनको दवाइयाँ देने का काम किया। 10 लाख से ज़्यादा सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा। हमने लगभग 12,000 बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन शिक्षा देने का काम हम लोग करते हैं। लगभग 600 सेंटर्स ऐसे काम करते हैं। सांसद भारत दर्शन योजना में सैकड़ों मेधावी छात्र छात्राओं को हमने देश का दिखाया भी, उनको एक्सपोजर दिया, एजुकेशन दी। खेल महाकुंभ में पिछले 2-3 सालों में लगभग 1 लाख से ज़्यादा युवा भाग ले चुके हैं। इस साल भी लगभग 50,000 लोग और भाग लेंगे। ऐसे कार्यक्रम कोई और करता नहीं, हम लोग करते हैं। 4,500 से ज़्यादा महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, 1,000 से ज़्यादा मशरूम की खेती कर रहे हो,
बहुत सारों को रोजगार के अन्य प्रशिक्षण देके उनके पांव पे खड़ा करना, उनकी लाखों रुपए की आय खड़ी करना, ये सब किया है। 2 फेज की वोटिंग हुई तो उसके बाद ये बात चली कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, ये एक कैंपेन विपक्ष की तरफ से पूरे देश में चलाई जा रही है। ये झूठ 2014, 2019 में फैलाया गया और झूठ कांग्रेस और विपक्षी दलों को भारी पड़ा। इस बार भी देश भर में कांग्रेस की सफाई हो रही है। पहले 2 चरणों के मतदान के बाद स्पष्ट तौर पर नजर आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल खोल के वोट दिया। देखिए, राहुल गांधी जी जब अमेठी छोड़कर भाग गए, वायनाड चले गए, अब वायनाड छोड़कर अमेठी नहीं आए, रायबरेली चले गए, जिनका शीर्ष नेतृत्व डरा हो, हताश हो, निराश हो, उनके कार्यकर्ता की क्या हालत होगी साहब? आपको लगता है वो वोट डलवाने आते होंगे? एक और आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि राम के नाम पर वोट भाजपा मांग रही है, अपने कार्यों को आगे नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए ध्रुवीकरण किया जा रहा है और राम के नाम का प्रयोग किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। देखिए, कांग्रेस जातिवाद, क्षेत्रवाद, तुष्टीकरण की राजनीति करती, हम नहीं करते। हम तो कहते हैं मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 3 करोड़ अब आगे और बना कर देंगे, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया और मात्र 503 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। हमने हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत योजना में दिया और अब 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलेगा। अब ये 10 सालों में हमने वो किया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। तो हम तो अपने काम को ही बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भय और भ्रम फैला रही है कि मोदी आएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। अरे भाई, मोदी 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार में, ना संविधान तब खत्म हुआ, ना आज खत्म होगा, ना आरक्षण तब खत्म हुआ, ना आज हुआ है, ना आगे होगा। हमने तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बनाए, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में। कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित, प्रताड़ित किया। हमने संविधान दिवस मनाया, कांग्रेस ने तो संविधान को कुचलने का काम किया, इमरजेंसी लगाई। 10 साल में मोदी जी ने ईमानदार सरकार दी और दमदार सरकार दी और कांग्रेस के समय भ्रष्टाचारी और परिवारवादी सरकार दी। एक और राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा चला है, JK में इस वक्त आप हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। जम्मू कश्मीर की बात आती है, धारा 370 की बात आती है और कांग्रेस नेताओं की तरफ से खासकर कहा जाता है कि हम जब सत्ता में आएंगे धारा 370 को खत्म करेंगे। क्या ये संवैधानिक तौर पर संभव है और कानूनी तौर पर क्या विकल्प है, क्या सब कुछ हो सकता है? 45,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई जब से धारा 370 लगी। उसको हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उससे नागरिकों की हत्या में 81% की कमी आई, 81% की, और सेना की हत्या में 50% की कमी आई। पथरावबाजी बिल्कुल बंद हो गई, अलगाववाद बंद हो गई। अरे 370 क्या मोदी जी ने हटाया, तब जाके 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि कांग्रेस पीछे ले जाने वाली है देश को, और देश अब पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता। पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, युवा सेवा एवं खेल विभाग हो गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय हो गया, अब हमीरपुर का सांसद, हमीरपुर के लोगों को कौन सी बड़ी पोस्ट पर देखना? मेरे लिए केवल लोगों की बढ़ती जा रही है। मेरे लिए अभी केवल इस चुनाव को भारी मतों से जीतना, हिमाचल और देश में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का एक नया नाम। मेरे हिमाचल प्रदेश को मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, मेरे मन में केवल वो रहता है। जब मैं IIM मंजूर कराया और एम्स मंजूर कराया, मैंने ये नहीं कभी कहा कि इसको वहाँ क्यों और इसको, मैं हिमाचल के लिए लाया। एक सवाल आपके विपक्षी जो आपके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो 6 नेता जिनको भाजपा ने टिकट दिया है, उनका अनुराग ठाकुर खुले मंच से विरोध करते थे, आज उनका स्वागत कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कैसे प्रतिक्रिया देंगे और इस चुनाव को कैसे देखते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में? देखिए, जब वो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे तो निश्चित तौर पर वो जिस दल से आते थे उस दल का मैं विरोध करता था, और जब उस दल को वही छोड़कर आ गए तो मैं विरोध क्या करूँगा? वो मेरी पार्टी में है, मैंने उनके लिए वोट मांगना है। हम अपनी योजनाओं पर, अपने कार्यक्रमों पर, अपनी उपलब्धियों पर, इसके आसपास ही ज़्यादातर कैंपेन रहता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ
डेविड लीडर में अनुराग ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और अब इनका पहला कार्यक्रम दिन भर हम कह सकते हैं जो सुबह पूरी सुबह अपने निवास पर अपने आवास पर स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद अब जो पहला कार्यक्रम है उसके लिए जा रहे हैं और आज पूरा दिन इनकी कैंपेन दिखाएंगे, इनका वर्किंग स्टाइल दिखाएंगे और कुछ लोगों से मुलाकात भी करेंगे। चर्चा का दौर इसी प्रकार आगे भी जारी रहेगा। पहुंचा है भोटा में और यहां पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन शुरू हो रहा है 2 विधानसभा क्षेत्रों का, बड़सर और भोरंज का, और यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं स्टेज पर मेरे पीछे, और यहां पर संबोधन होगा बड़े नेताओं का और यहां पर अब देखना होगा कि क्या कुछ अनुराग ठाकुर कहते हैं, किस प्रकार के निशाने विरोधियों को साधते हैं और भाजपा जिस कड़ी को सबसे मजबूत कहती है पन्ना प्रमुख, उन पन्ना प्रमुख को अनुराग ठाकुर क्या संदेश देते हैं और क्या अपील उनसे करते हैं। तो आइए सुनते हैं अनुराग ठाकुर की ये जनसभा। जिसको लगता है भाजपा 400 सीटें जीत सकती है और जिसको लगता है कि आप अपने पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा मतों से जिता सकते हो, जैसे मोदी जी ने धारा 370 को धराशायी किया, कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, पथराववाद को खत्म किया, आज कश्मीर में विकास विकास और विकास किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आप भी उसी तरह 370 की लीड अपने पोलिंग बूथ पर अगर सुनिश्चित करने वाले हो, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और बड़सर विधानसभा क्षेत्र में खिलाने वाले हो, भाजपा को 400 पार देश में करवाने वाले हो, तो मेरे साथ पूरी ताकत लगाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप इस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं, अनुराग ठाकुर का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और पन्ना प्रमुख सम्मेलन यहाँ पर है। अब कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अब अंकल जी कब से भाजपा से जुड़े हुए हैं? सन 62 से जनसंघ के टाइम से आरएसएस के हम कहते हैं क्लासें लगाते थे। मैंने भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ा और तन मन से धन से सेवा की। धन तो हमारे पास कम ही होता था, लेकिन चलो माड़ हो जाता। बड़सर का लखनपाल जीतेगा, अनुराग ठाकुर को बहुत भारी लीड आएगी। चुनावों की दृष्टि से क्या हवा लग रही है? देखो जी, हमारी 6 की 6 आ रही हैं, 6 की 6 जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 जून को जो हम बना रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या इश्यूज है? लगातार अनुराग ठाकुर जीत रहे हैं, क्या मंत्र है इनके पास ऐसा? इनका मंत्र सा एक तो युवा नेता है और विकास का मसीह है। इसने लगातार ये 5वीं का कई बार जीतता रहेगा और जितनी भी हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता हर वर्ष इसके साथ रहती है। आपका अनुभव कैसा रहा अभी तक? बहुत अच्छा अनुभव है मेरा और हम मोदी के काम से बड़े प्रभावित हुए हैं। मैं 10 साल से जुड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी। पहले मैं कट्टर कांग्रेसी था, ठीक है ना, लेकिन अब तब मैं बदलाव देख रहा हूँ मैं तो मोदी के काम से प्रभावित होकर भाजपा में ज्वाइन की है मैंने। दोबारा जीत रहे हैं, ये जीत जाएंगे। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जी का इतना योगदान है कि कोई भी एमपी अगर आगे भी कोई आएगा इनकी जगह, ये चीफ मिनिस्टर भी आ जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए, तो उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। विकास की बुलंदियों की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, वो इन्होंने इतनी छू ली है कि उस माइलस्टोन को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा। अब जनसभा, ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन यहाँ पर भाजपा का आपने देखा और इसके बाद यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर का भोजन अनुराग ठाकुर करेंगे, तमाम नेता करेंगे जो यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद फिर जो अगली जनसभा है वहाँ पर पन्ना प्रमुखों को संबोधित करेंगे, भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो दिन है डेविड लीडर, वो आगे चलकर कैसा रहता है।
डेविड लीडर में आज आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को, और इस वक्त हम उनके साथ हैं उनके संसदीय क्षेत्र में, उनके गृह जिला में हमीरपुर में, और इसी प्रकार की छोटी छोटी सभाओं को अनुराग ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। और क्या आप आग्रह करते हैं, क्या संदेश इस जनसभा के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को देते हैं? आपने 2004 में याद करो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। अटल जी को कहा जाता था कि अटल जी ने गांव-गांव सड़कें बना दी, नेशनल हाईवे बना दिए, स्कूलों के बड़े बड़े कमरे बनवा दिए, भवन नए बना दिए, पर अजब नहीं हुआ कुछ भाई 50 साल जितना काम नहीं करते। फिर यूपीए की सरकार आई कांग्रेस की, 10 साल 10वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी, 10वें बनी रही, अगे नहीं बढ़ी। लेकिन मोदी जी आए तो 10वें नंबर से बढ़ाकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे भारत को बना दिया है। और अब मौका है, आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। मोदी जी अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। कैसा हो, राज ढाई जैसा हो, राज जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन चले भाई कौन चले, भारत माँ के लाल चले। सभा से अनुराग ठाकुर के साथ हम मौजूद हैं और लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अनुराग जी, लेकिन एक जनसभा में हमने सुना आपने कांग्रेस सरकारों को कोसा और कहा कि वर्तमान सरकार तो झूठ बोल ही रही है, लेकिन पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी वो भी झूठ बोलकर बनाई, और बनने के बाद 5 साल हुई, लेकिन अपनी उपलब्धियों को, अपनी जो वायदे घोषणा पत्रों में उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए। वीरभद्र सरकार का जिक्र, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। हर बार वायदे किए और मुकर गए। ये फितरत है कांग्रेस की, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी झूठे वायदे के नाम पे, और फिर 5 साल बाद चले गए, फिर इंतजार करते, फिर अगला झूठ, फिर उससे बड़ा झूठ बोलते हैं। और ये अब कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है। एक और बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का है वो मैंने एक रात में करवा दिया था। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये हमारी देन है, कई लंबे समय की देन। झूठ कोई 50 बार भी बोलेगा तब भी झूठ ही रहेगा। सच्चाई ये है कि मेडिकल कॉलेज के लिए कांग्रेस ने 3 साल तक जमीन भी नहीं दी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जमीन मिली, तब नड्डा जी भी आए, जयराम जी आए, मैं भी था, हम तीनों ने मिलके उसका शिलान्यास भी किया, और अब उद्घाटन भी हम लोग ही करेंगे। आपदा के दौरान आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, खासकर सांसदों के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, और जो सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। देखिए, पहला सबसे बड़ी आपदा आज तक की आई कोविड की। कोविड के समय पूरे हिमाचल प्रदेश का उदाहरण उठाकर देखेंगे, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कोई भी चुना हो, प्रतिनिधि हो, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, एक तरफा अपनी संसदीय क्षेत्र के पूरे हिमाचल प्रदेश का सहयोग किया। जब अब आपदा आई तब हमने केंद्र से 1762 करोड़ रुपया हिमाचल को दिलाया। 20,000 घर, 1,50,000 रुपए का कम से कम एक घर, 20,000 घर मोदी सरकार ने दिए। आज तक कभी नहीं मिले थे, हमने दिलाए। ये छोटे मन से राजनीति नहीं होती, और दुर्भाग्य है कांग्रेस ने आपदा में भी राजनीति की। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि फर्स्ट फेज की जो वोटिंग थी उसके बाद भाजपा के सुर बदल गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या भाजपा के बड़े नेता हैं, वो अब गेम धर्म की तरफ घुमाने को लगे हैं। अब धर्म को आधार बनाया जा रहा है, राम के आधार पर। चलिए मैं आपको ये बताऊं, पहले 2 चरणों में जो मतदान हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफी जीत रही है। इसीलिए कांग्रेस ने पहले झूठ बोला, अब डीप फेक का इस्तेमाल किया। पहले भय भ्रम फैलाया, अब डीप फेक के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की हत्या की। उसके बाद अब
जहां कांग्रेस की सरकारें बनी वहां पे SC, ST, OBC के दर्जे को कम कर दिया और मुसलमान समुदाय को रिजर्वेशन दे दी। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है, क्या आगे भी वो यही करने वाली है? इसलिए जयराम रमेश जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कम से कम अब तो झूठ बोलना बंद करो। कितनी बार हिमाचल में आके माफी मांग के चले गए, अब और कितनी मांगोगे? तो इस वक्त हम बड़ू में हैं और यहाँ पर ये कार्यक्रम था अनुराग ठाकुर का। यहाँ पर ग्रामीणों को संबोधित किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देखना होगा कि उन सभाओं में अनुराग ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं। एक अवसर नरेंद्र मोदी जी को दे दो, हम एक भी घोटाला नहीं होने देंगे। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ईमानदारी से चलाई, घोटाला मुक्त सरकार चलाई है, विकास युक्त सरकार चलाई है। और डेविड लीडर में आज रहे अनुराग ठाकुर के साथ और सुबह करीब 8:15 बजे से लेकर अभी शाम के रात के 10 बजे तक अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम लगातार जारी रहे। एक तरफ जहां अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, अपनी उपलब्धियों को गिनवाया, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी यानी कांग्रेस की कमियों को भी गिनवाया। तो डेविड लीडर में आज सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।